एवरीबॉडी, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर 6 के पार्ट 3 का, है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने स्टडी की थी कि कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं, क्या इंट्रोडक्शन होता है बर्थ कंट्रोल का या प्रिवेंट प्रेगनेंसी का, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था कि टेम्परेरी मेथड के अंदर कौन कौन से नेचुरल मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, कौन कौन से बैरियर मेथड्स होते हैं ना। आज हम पढ़ते हैं उसी टेम्परेरी मेथड में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आता है आईयूडीज यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ऐसे डिवाइसेस जो होते हैं जो मतलब वेजाइना से होते हुए यूट्रस की वॉल पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं या यूट्रस के अंदर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, है ना। उसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडीज कहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को थोड़ा सा लो लेवल पर ले आते हैं, है ना, जिसके कारण से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इंसर्टेड बाय डॉक्टर, ये डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं, है ना। नॉन मेडिकेटेड होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे कि लिप्स आती है, लूप्स आती है ना, लूप होती है। कॉपर रिलीजिंग वायर्स होते हैं जैसे कॉपर टी, है ना, कॉपर 7, है ना, मल्टी लोड 375, है ना। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग वायर होते हैं, कुछ ऐसे वायर होते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को खुद रिलीज करते हैं, है ना, ताकि पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, जिसके कारण से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती है, जिसे हम प्रोजेस्ट्रा स्टार्ट भी कहते हैं या LNG-20 कहा जाता है। प्रोजेस्ट्रा स्टार्ट एंड LNG-20 ये क्या करती है बॉडी के अंदर, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती है। जैसे स्पर्म की सेल आती है ये उसे खा करके डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड कॉपर आयन, जो कॉपर टी के अंदर जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं वो सुप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइज कैपेसिटी, यानी वो स्पर्म की जो मोर्टेलिटी होते हैं उसको कम कर देते हैं और फर्टिलाइज कैपेसिटी को भी कम कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बता दूं किस तरीके से इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट किया जाता है। ये जो आपके पास में फैलोपियन ट्यूब्स है और एक यूट्रस है ना, ये बीच वाला पार्ट यूट्रस कहलाता है, नीचे वाला पार्ट वेजाइना और ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है ना। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर एक इस तरीके से डिवाइस शिफ्ट कर दिया जाता है या फिर एक लूप लगा दी जाती है ना। यहाँ पे लगाने वाले तो बैरियर थे, है ना, यूट्रल वॉल पर, जैसे कि हम लोगों ने कल बैरियर्स पढ़े थे, है ना। या ये है कॉपर टी, इस तरीके से एक वायर लगा दिया जाता है, इसे CUT यानी कॉपर टी वायर कहा जाता है। अब पढ़ते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है जो कि फीमेल के द्वारा और मेल के द्वारा दोनों के द्वारा ली जाती है। फीमेल के द्वारा प्रेगनेंसी को स्टॉप या आगे सरकाने के लिए, है ना, और मेल के द्वारा होता है स्पर्म रिलीजिंग की पावर को कम करने के लिए। इसका स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन यानी इसमें हार्मोन से बनी हुई आती है, जैसे कि स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्टेरोन की होगी या फिर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन की होगी। यूज फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसका यूज किया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के 5 दिन पहले या फिर स्टार्ट होने के पहले के 5 दिन, है ना, यूज किया जाता है। आफ्टर 7 डेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी आपको लगता है कि हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम अगर कल है तो आप उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 5 दिन पहले तक ले सकते हैं, ताकि वो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या करे, 7 डेज तक आगे सरका दे, है ना। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल वापस अगेन कंटिन्यू हो जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है ना। 1% इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज यानी हार्ट की डिसीज होने का खतरा रहता है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये मेन वर्क क्या करती है ना, इसका वर्क होता है ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है, प्रोहिबिट करती है, यानी रोक देती है। तो ओव्यूलेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूल का बनना, इम्प्लांटेशन मतलब ओव्यूल का यूट्रस वॉल के अंदर शिफ्ट होना, इम्प्लांट होना। एग्जाम्पल में ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फाइल्स कौन कौन से नाम से आती है, माला डी, माला एन, सहेली, है ना। सहेली एक गवर्नमेंट ब्रांड है जो हर जगह पे दी जाती है, हॉस्पिटल्स में फ्री भी मिलती है, इजीली मिल जाती है। ये नॉन स्टीरॉइड होती है, कैसी होती है, नॉन स्टीरॉइड होती है। और ये डेवलप की गई थी सबसे पहले CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के थ्रू, है ना। मेल के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव फाइल्स आती है उसे गॉसिपॉल कहते हैं और ये गॉसिपियम ग्रास जो होती है उससे बनी हुई आती है ना। फिर आता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है, ये ऐसी सी स्ट्रिप होती है छोटी सी, एक आप नेट पे देखेंगे तो आपको इम्प्लांट्स दिख जाएंगे। एक जैसे आप ब्लड शुगर लगाने के लिए छोटी सी स्ट्रिप आती है ना, उस तरीके से एक प्लास्टिक की गन के अंदर एक छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स आती है, उसे इम्प्लांट्स कहा जाता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है ना। ये स्किन के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं, इंसर्ट अंडर स्किन बाय इंजेक्शन। ये ओनली फॉर वर्क करता है या तो 72 डेज, दो क्वालिटीज आती है, एक तो 72 डेज वर्क करने के लिए और एक आती है कंटिन्यू 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए, है ना। ये क्या किया जाता है, हाथ के यहाँ पे, हैंड्स के यहाँ वाली साइड पर इसे इंसर्ट कर दिया जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। तो पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण से प्रेगनेंसी नहीं होती, है ना। इंजेक्टेबल्स मेल में भी दिए जाते हैं या ऑरल पाइल्स के थ्रू भी लिए जाते हैं। उसके बाद इम्प्लांट्स जो होते हैं ऑरल पाइल्स के थ्रू भी लिए जाते हैं। अब नोट, ये इम्प्लांट्स का यूज मेनली कहाँ किया जाता है, जैसे कि रेप केसेस होते हैं या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स प्रेगनेंसीज होती है, यदि किसी मेल और फीमेल के अंदर बिना प्रोटेक्शन के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने से कोई प्रेगनेंसी रह जाती है ना, विदाउट मैरिज, या फिर कोई रेप केसेस हो जाता है, तो उस टाइम जो स्पर्म की मीटिंग हो चुकी होती है उसे अवॉइड करवाने के लिए हम 72 आवर्स के अंदर इस इम्प्लांट्स टेबलेट्स को दिया जाता है। जैसे कि इसके लिए इम्प्लांट्स के नाम पर जो इंजेक्शन आता है उसे डिको-प्रोवेरा कहा जाता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इसे प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता है। आप इस नोट को एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाँ, अब हम स्टडी करते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में देखते हैं कि सर्जरी कर करके आपके जो मेल के अंदर जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होकर के निकलते हैं वो वास्ट डिफरेंशिया, और फीमेल के अंदर ओव्यूल ओवेरी में बनने के बाद जहाँ से होकर के इम्प्लांट के लिए आते हैं वो फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकल मेथड के तौर पर क्या कर दिया जाता है, कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण से स्पर्म का और ओवल का मीटिंग नहीं हो पाता, है ना। तो किस तरीके से होता है देखते हैं। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टेरिलाइजेशन। ये परमानेंट मेथड भी है, एक बार अगर हो गया तो बाद में इसको करना मुश्किल है, इसको सही करना भी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन के थ्रू होता है ना, इसलिए इसको हिंदी में कहा जाता है नसबंदी। ओके, ये परमानेंट मेथड है। जैसे कि मेल के अंदर कैसे होता है और फीमेल के अंदर कैसे होता है, हम इसको ऐसे समझते हैं। मेल के अंदर जो ऑपरेशन होता है या जो सर्जिकल मेथड होता है उसको कहा जाता है वैसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर जो होता है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी या लैप्रोस्कोपी सर्जरी। आजकल के जनरेशन में जैसे न्यू हो गया है वैसे लैप्रोस्कोपी कर दिया गया है, लेकिन इसे रियल में ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब नाम से समझे, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मतलब VAS, वास, है ना। तो वास डिफरेंशिया जो होता है, वास डिफरेंशिया जो होता है उसको कट किया जाएगा। उसी तरीके से फीमेल में ट्यूबेक्टोमी यानी कि ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। नाम से कंफ्यूज होना, वैसेक्टोमी मतलब वास डिफरेंस को कट करेंगे तो मेल में आएगा, ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो फीमेल में आएगा। उसी तरीके से इसके आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। इन विच वास डिफरेंशिया कट और रिमूव एट सेक्रोटम एरिया बाय इंसिजन, यानी कि एक छोटा सा कट लगाकर सेक्रोटम एरिया से वास डिफरेंशिया को क्या कर दिया जाता है, वहां से हल्का सा कट लगा करके उसे वापस पैक कर दी जाती है। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ये पेनिस है, ये टेस्टिस, स्क्रॉटम सैक है, सेक्रोटम सैक के ऊपर यहाँ छोटा सा कट लगाया जाता है, और इसके अंदर जो वास्ट डिफरेंशिया होती है टेस्टिस से होकर के जाती हुई व्हाइट कलर की, उस वास्ट डिफरेंशिया को बाहर निकाल कर उसको कट लगा करके वापस इनसाइड में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो अगर यहाँ से स्पर्म बनेगा लेकिन जब पार नहीं हो पाएगा, अगर क्रॉस नहीं हो पाएगा या पास नहीं हो पाएगा तो वो स्पर्म एजैकुलेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी करने के बाद में आपको कम से कम 5 से 6 बार कोइटस में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बनते नहीं है लेकिन पहले से बने हुए स्पर्म अगर मौजूद है तो वो इस ट्यूब के अंदर पहले से रहते हैं, है ना। तो न्यू बनने वाले नहीं आ पाएंगे, लेकिन पहले से है वो तो रहेंगे। तो 5 से 6 बार कोइटस में एक बार आप सावधानी बरतें, यही इसका मेन एम होता है। अब मेल के अंदर कुछ कभी कभी सर्जरी न करने के कारण एक चाइनीज टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि सर्जरी न करके वास डिफरेंशिया को कट न करें,
है ना। तो उस वास डिफरेंशिया के ऊपर हल्का सा कट लगाकर वास डिफरेंशिया के ऊपर हम सिलिकॉन वैक्सीन, सिलिकॉन जेली का यूज़ करते थे, जो चाइनीज़ मेथड है उसका यूज़ करने पर स्पर्म जो होते थे वो बाहर की तरफ नहीं आ पाते थे। अब चलते हैं फीमेल में। इन फीमेल ट्यूबरटॉमी होती है ना, इन विच अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कट और रिमूव बाय इंसिजन, यानी फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट जो होता है यहाँ पर, यहाँ वाले पार्ट को इम्प्लांट कहते हैं, है ना, स्टमक के जस्ट पास वाला पार्ट, है ना, उसको कट करके वहाँ से पैक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसके कारण से अगर ओवेरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन भी होता है तो ओव्यूलेशन होकर के ये इम्प्लांट नहीं हो पाता, तो इम्प्लांट रोकने के कारण प्रेगनेंसी नहीं होती। ओके, अब हम सर्जिकल मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एमटीपी, मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी को रीड करेंगे।